नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारी जो बुक है संसाधन एवं विकास, उसका हमारा अध्याय 2 है, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे जो संसाधन है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। देखो, भूमि भूमि में हम पढ़ेंगे भूमि के उपयोग, भूमि की समस्याएं, उपाय और संरक्षण। मृदा में हम मृदा के कारक और संरक्षण पढ़ेंगे, और जल की समस्या और जल के उपचार पढ़ेंगे, और प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव में हम वितरण, संरक्षण और नेशनल पार्क पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भूमि। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। तो पूरे भूपृष्ठ का कितना? 30% भाग के भूमि है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, मरुस्थल, सघन वन क्षेत्र है। इस भूमि पर क्या है? ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, अलग अलग प्रकार की जैसे पहाड़ है, ठीक है, घाटियां है, तो ये अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। पर्वतों के तीव्र ढाल, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, मरुस्थल है, जैसे रेगिस्तान का मरुस्थल है, और सघन वन क्षेत्र है। मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। मैदानों में और जो नदी घाटियां हैं वहां पर खेती के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, खेती करने के लिए, वानिकी, खनन, सड़क बनाने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए। इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब भूमि का हम किन किन कामों में, किन किन फसलों को पैदा करने में, इनमें प्रयोग करते हैं, उसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का हम कैसे उपयोग करते हैं, वही भूमि उपयोग है। भूमि उपयोग के भौतिक कारक और मानवीय कारक, ठीक है। तो भूमि उपयोग के भौतिक कारक और मानवीय कारक। देखिए, भौतिक कारक जो होंगे उसमें आ जाएगी स्थलाकृति। जो हमारी धरती है उस पर, हमारी जो भूमि है उस पर अलग अलग आकृति के आकृतियां है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी घाटियां, तो ये अलग अलग स्थलाकृतियां है। मृदा है, ठीक है, जलवायु है, जल है, और खनिज है। बहुत सारे खनिज संसाधन अलग अलग जगह पर मिलते हैं। और मानवीय कारक में आएंगे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ठीक है। हम पढ़ेंगे भूमि का उपयोग। स्वामित्व के आधार पर भूमि। अब स्वामित्व के आधार पर भूमि, निजी भूमि यानी एक व्यक्ति विशेष की या एक समुदाय की भूमि हो सकती है, और दूसरी होती है सामुदायिक भूमि। जैसे सामुदायिक भूमि में जैसे हमारे पार्क आ जाएंगे, ठीक है, चारागाह आ जाएंगे, तो और बड़े बड़े जंगल, ये सब किस में आएंगे? साझा सामुदायिक भूमि में। और ये सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। निजी भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। किनके स्वामित्व में? व्यक्तियों के, किसी व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति की भूमि हो सकती है, ठीक है। और सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामुदायिक भूमि किसके पास होती है? समुदाय के पास, ठीक है। अब सामुदायिक भूमि का उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए, जो सामुदायिक भूमि होती है उसका उपयोग जो समुदाय से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसे चारा, फलों, औषधियों, बूटियों को एकत्रित करना। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो सामुदायिक भूमि का दूसरा नाम क्या है? साझा संपत्ति संसाधन। वर्तमान में भूमि निम्नीकरण के कारण, जो भूमि निम्नीकरण है उसके क्या क्या कारण हैं? देखिए, भूस्खलन, मृदा अपरदन, खनन, अति पशुचारण, मरुस्थलीकरण, अति सिंचाई, ये सब क्या है? भूमि निम्नीकरण के कारण। भूस्खलन, है ना,
मृदा का अपरदन हो जाता है, जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, और खनन, जो खान बड़ी बड़ी गहरी गहरी खानें खोदी जाती है, उसके द्वारा भूमि को खोद दिया जाता है और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके द्वारा भूमि खराब हो रही है। बहुत ज़्यादा पशुओं को चराया जाता है, तो अति पशुचारण के कारण और भूमि का जो है पानी की कमी होती जा रही है और भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती जा रही है, और अत्यधिक सिंचाई करने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया भूमि के निम्नीकरण के कारण। अब हम पढ़ेंगे भूमि संरक्षण के उपाय, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे वनारोपण, अधिक से अधिक वन लगा करके, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक के प्रयोग पर रोक। जो भी हम फसल ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, इस लालच में हम बहुत सारे रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक खादों का प्रयोग करते हैं, तो उस पर रोक लगानी चाहिए। अति पशुचारण पर भी रोक लगानी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए भूमि संरक्षण के उपाय। कारण देख लिए, उपाय देख लिए। अब हम पढ़ेंगे मृदा। मृदा, जैसे देखिए एक डायग्राम बनाया है, इसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, देखो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है, ऊपरी मृदा। ह्यूमस और वनस्पति के साथ, इसमें ह्यूमस होता है और कोई ना कोई वनस्पति हम उगाते हैं, तो ये ऊपरी मृदा होगी। ये सेकंड वाली है, ये क्या है, बालू गाद किले के साथ उपमृदा। जो हम फसल करते हैं उसके जस्ट नीचे की जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं उपमृदा। ठीक है, और फिर इसके नीचे ये वाला है येलो कलर का ये पार्ट, ये क्या है, अपक्षय चट्टानी पदार्थ। जो चट्टाने टूट कर, जो चट्टानें जो टूटती फूटती रहती है, उनके द्वारा जो मिट्टी बनती है, तो वो क्या है, अपक्षय चट्टानी पदार्थ। ये फिर नीचे नीचे होती है जनक चट्टानें, जिनसे इस मिट्टी का निर्माण होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जनक चट्टानें। देखिए 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर सोचो कितना सा होता है, उसको बनने में सैकड़ों वर्ष, ठीक है, लग जाते हैं उस मिट्टी को बनने में। देखिए अपक्षय क्या होता है, अपक्षय देखिए, अपक्षय देखिए एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो चट्टानों से टूट फूट होती रहती है, ठीक है, उसे ही अपक्षय कहते हैं। जो अपक्षय है इसको हम ऋतुराज भी कहते हैं। ठीक है, तो अपक्षय तापमान परिवर्तन, जो तापमान में कभी ठंड गर्म ऐसे तापमान में परिवर्तन होता रहता है, इसके कारण भी होता है। तुषार क्रिया के कारण पौधों और प्राणियों के द्वारा भी होता है। मनुष्य के क्रियाकलाप, मनुष्य के द्वारा जो गतिविधि की जाती है उनके द्वारा भी होता है। अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना। ठीक है, तो बहुत सारी जो चट्टानें होती है उनके टूटने फूटने से जो है ये की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है, इसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को हम ऋतुराज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऋतुराज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, तो मृदा क्या होती है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो होती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर, जो पृथ्वी का ऊपर का जो भाग होता है उस पर जो दानेदार कणों का आवरण होता है वो क्या, पतली परत होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ, तो इसमें ये बता रहा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों से प्राप्त बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैव पदार्थ है, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय का मतलब ही होता है टूटना फूटना। ठीक है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के कारक, जो मिट्टी बनती है तो इसमें क्या क्या कारक होते हैं इसके बनने में। ठीक है, तो मृदा निर्माण के कारक, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी व मोटी होती है।
तीव्र ढाल यानी जो पर्वतों पहाड़ों पर जो मिट्टी होगी वो छिछली यानी बहुत कम गहरी होती है। जो सपाट क्षेत्र होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ पर मिट्टी जो है अधिक गहराई तक होती है और मोटी होती है। निम्न ढाल वाली स्थलाकृति में जहाँ अपरदन मंद व जल का परिस्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण के लिए अनुकूल रहता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, हुमस निर्माण मृदा की दर को प्रभावित करते हैं। तो मृदा की जो दर होती है उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं? वहाँ की जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, हुमस, ये सब क्या करते हैं? मृदा की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के गठन व संरचना सेल निक्षेप के खनिज व रासायनिक संयोजक पर निर्भर करती है। समय मृदा की परिपक्वता तथा उसके विकास का निर्धारण करता है। ठीक है। जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा व जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा N2 जोड़ने में सहायक है। N2 यानी नाइट्रोजन जोड़ने में सहायक है। अब हम पढ़ेंगे मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों द्वारा होता है। ठीक है। जो मृदा का निम्नीकरण है वो किसके हो रहा है? मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनके द्वारा भी, और प्राकृतिक कारकों के द्वारा भी। मृदा के निम्नीकरण में सहायक जो कारक है, आइए वो देखते हैं। वनोन्मूलन यानी वनों को काटा जा रहा है लगातार, तो ये मृदा के उन्मूलन में निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचारण, पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा चराया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। वर्षा दोहन वर्षा के द्वारा भी हो रहा है, और भूस्खलन के कारण और बाढ़ के कारण। ठीक है। तो भूमि का निम्नीकरण किन किन कारणों से हो रहा है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण चारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, वर्षा दोहन और भूस्खलन हो रहा है। ठीक है। और बाढ़ के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। तो मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, मृदा संरक्षण के उपाय: चट्टान बांध। ठीक है। तो बांध बनाने चाहिए, बीज की फसल उगानी चाहिए, मल्च बनाना चाहिए, वेदिका फार्म के द्वारा कृषि की जानी चाहिए, समोच्च रेखीय जुताई की जानी चाहिए, रक्षक मेखला होनी चाहिए, और समोच्च रेखीय रोधिकाएं होनी चाहिए। देखिए ये क्या होते हैं। देखिए मल्च बनाना, तो देखिए जो पौधे होते हैं, खेती की जाती है, पौधे होते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होती है, उनमें जो है खाली जगह जो होती है उसमें जैव पदार्थों के द्वारा उसको ढक दिया जाता है, जैसे तिरपाल से उसको ढक दिया जाता है, तो जो मिट्टी की आर्द्रता होती है वो बनी रहती है। और वेदिका फार्म जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, समतल सोपान होता है, और वेदिका जो होते हैं तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर, समोच्च रेखा यानी जो पहाड़ी रेखा है उनके समानांतर जुताई की जाती है, और बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण का काम करती है। रक्षक मेखला, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। रक्षक मेखला इसका मतलब होता है कि जो पेड़ होते हैं वो एक लाइन में, लाइन बाई वो लगाए जाते हैं, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ऐसे एक लाइन में लगाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? मृदा आवरण को बचाए रखते हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। ठीक है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं जो होती है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए जैसे पत्थर है, घास है, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाएं यानी रोकने के लिए। ठीक है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं जो है वो रोकने के लिए बनाई जाती है, जो पत्थरों के द्वारा बना सकते हैं, घास के द्वारा, मिट्टी के द्वारा। ठीक है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। और चट्टानी बांध जो होते हैं, यह जो है जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति होने से ये रोकते हैं। बीज की फसल उगाना क्या होता है? देखो, बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ठीक है। अब हमने इतना इसको पढ़ लिया है, और ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट जो है अगला जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।